वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी के ऑडियो वीडियो में। और आज हम फिर पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव 1.2। ये दूसरा भाग है। इससे पहले 1.1 पहला भाग था, इसमें हमने ब्रिटिश शासन के प्रमुख प्रभावों की बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देखें और उसके बाद ये देखें, ताकि दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये आपको मदद करेगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स में, प्री एग्जाम्स में प्लस मेंस एग्जाम में भी। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ मैं हूं भगवत जांगी, को फाउंडर डी एंड के एकेडमी। देखिए, अगर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जो मुख्य प्रभाव हुआ वो था एक कृषि में ठहराव और उसकी बर्बादी। देखिए, जब जो ब्रिटेन ने जो आर्थिक नीतियां लगाई, जिनका कि मूल उद्देश्य ब्रिटेन को आर्थिक लाभ पहुंचाना था, उनसे क्या हुआ, कृषक जो थे उनके पास धन और साधनों का पूरी तरह से अभाव हो गया। अब जब किसानों के पास ना तो धन था, ना साधन थे, ना ही निवेश करने के लिए कुछ और उनके पास था। अब जो जमींदार थे, उनका संबंध तो गांव से किसी प्रकार का कोई था नहीं, तो वो भी किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन कृषि को नहीं देते थे। दूसरी तरफ जो सरकार थी, सरकार भी खेती पर बहुत ज्यादा धन खर्च नहीं करती थी। तो ये जो कारण थे, इन कारणों से कृषि में ठहराव आया। ठहराव से आशय है कृषि में जिस तरह से उन्नति होनी चाहिए थी, वो उन्नति नहीं हुई। उसकी उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगी और जिससे कि कृषि का पतन होने लगा। ये प्रभाव थे आर्थिक नीति के, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के। अगला प्रभाव था कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण से आशय है ऐसी फसलों को बढ़ावा देना जो कि नगदी फसलें हो, जिनको तुरंत बेचकर तुरंत पैसा या कैश प्राप्त किया जा सके। देखिए, वर्तमान के समय में अगर वाणिज्यीकरण की बात करें तो वर्तमान के समय में वाणिज्यीकरण का लाभ किसानों को होता है, लेकिन उस समय जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, उसका पूर्ण रूपेण लाभ अंग्रेजों को हुआ। भारतीय किसान जो थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समय नगदी फसलें जैसे कि गन्ना, कपास, तिलहन, मसाले, नील, कॉफी, चाय, रबर इत्यादि की जो खेती थी, इनकी खेती को लेकर भारतीयों को करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। लेकिन इन जो इससे जो लाभ हुआ, उन लाभों का भारतीयों को इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारा के सारा लाभ ब्रिटिश व्यापारियों को हुआ। ब्रिटिश व्यापारियों को हुआ इसका लाभ, क्योंकि उन्होंने अपने अपने लिए इस चीज को करना प्रारंभ किया। देखिए, क्यों क्या उस समय जो क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, उसमें इन चीजों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इसके द्वारा वाणिज्यीकरण और जो विशेषीकरण की जो नीति थी, इसने कई और तरीके से भी चीजों को बदला। जैसे हम बात करें, इससे जैसे कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचार प्रसार बढ़ा। रूढ़ी और परंपरा के स्थान पर अब संविदा और प्रतियोगिता की बातें होने लगी। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय हुआ। देशी और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। रेलवे, सड़क संचार साधनों में की और राष्ट्रीय मंडियों का विकास हुआ। और अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। ये वाणिज्य कृषि के वाणिज्यीकरण से हुआ। देखिए, अब अगला अगर हम बात करें, वो था आधुनिक उद्योगों का विकास। इससे 19वीं सदी के उत्तरार्ध की अगर हम बात करें, 19वीं सदी के अंत तक, तो भारत में ये जो समय था, वो भारत में मशीनी युग का आरंभ माना जाता है। प्रारंभ में भारत में सूती वस्त्र उद्योग और जूट, कोयला और कोयला की खानों का उद्योग प्रारंभ हुआ। देखिए, जूटी सन 1800, इसमें हम बात करें तो 1853 में कावस जी नाना भाई ने बंबई में एक सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापना की थी। वहीं जूट के उद्योग की स्थापना 1855 में रिसरा बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो सूती अगर हम बात करें आधुनिक उद्योगों की स्थापना की, जो उनको जिन चीजों ने प्रोत्साहन दिया, वो थी एक तो मुनाफे की संभावना, क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती थी। सस्ता श्रम यहाँ मिल जाता था, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था और बाजार भी यहाँ उपलब्ध था।
तो इसके कारण जो था पूंजीवादी वर्ग जो था और उसने यहाँ पैसा लगाने को प्रोत्साहित हुआ और पैसा लगाया, जिससे कि उद्योगों का विकास हुआ और समाज के अंदर पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये दो वर्गों का उदय हुआ। उससे पहले बहुत सारे प्रकार के सामाजिक थे, अब धीरे धीरे समाज बदल के दो वर्गों में बंटने लगा, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। अगला है एक बुर्जुआ वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसका उदय हुआ आर्थिक प्रभाव के कारण। देखिए क्या हुआ, भारतीय व्यापारी जो थे और या बैंकर थे, साहूकार ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों को के जो वित्त था उसमें काफी मदद करके धन कमाया था। अच्छा, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी शोषण नीति में उनकी भूमिका जो थी वो ठीक बैठती थी, जैसे इससे पहले हमने जमींदारों की बात की थी उनकी। तो जो भारतीय साहूकार थे उनने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए और राजस्व में संग्रहण में सहायता की, भू राजस्व जो था उसके संग्रहण में, भू राजस्व के संग्रहण में अ, भू राजस्व के संग्रहण में बहुत सहायता की। तो इससे क्या हुआ, इस भारत के अंदर एक स्वतंत्र बुर्जुआ वर्ग जिसे कहा जाए, एक ऐसा वर्ग जिसके पास बहुत ज्यादा बिना काम किए हुए भी काफी पैसा आ गया था, ऐसे वर्ग का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं आर्थिक निकास की। अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता, माफ कीजिएगा यहाँ नजाता लिख दिया, ये जनता है, जनता, जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से वह प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इसके कारण, क्योंकि वो जो भारतीय उत्पाद का हिस्सा तो था लेकिन उसका उपभोग भारत के लिए नहीं होता था, बल्कि राजनीतिक कारणों से उसका प्रभाव जो इंग्लैंड की ओर था, इंग्लैंड में उसका यूज किया जाता था और भारत को इससे कोई आर्थिक प्रकार की कोई हिस्सा या कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इसे ही आर्थिक निकास की संज्ञा दी जाती है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी। इनकी जो पुस्तक थी काफी फेमस पुस्तक थी, एक पुस्तक नहीं, एक निबंध इसे कहा जाए तो एक निबंध जैसा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा जॉन सुलिवन जो कि प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और उसे टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती है। लंदन में बहने वाली नदी का नाम है टेम्स, तो टेम्स के किनारे छोड़ देती है। इसके अलावा जो अगला प्रभाव हुआ वो गरीबी और अकाल के रूप में देखने को मिला। देखिए ब्रिटिशों की एक तरफ तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भारत में आती रहती, जैसे सूखा, बाढ़। तो इससे जो किसानों की दरिद्रता थी वो पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी। संकट का जो समय होता था उस समय इनके पास धन की बहुत कमी हो जाती थी, और जब धन की कमी हो जाती थी तो क्योंकि जीवन में जो जरूरी चीजें चीजें हैं वो तो ये देखेंगे नहीं कि व्यक्ति के पास धन है या नहीं है। तो ऐसे समय में वो साहूकारों से या महाजनों से उनको धन उधार लेना पड़ता था, तो और आगे पूरी की पूरी जिंदगी उसी को चुकाने में उनकी चली जाती थी। साथ में पशु और जो अन्य संसाधन थे उसके अभाव में वे खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि अकाल पड़ा, इसमें जब अकाल पड़ता था तो इतना भीषण अकाल पड़ता था तो इंसान जो पशु थे वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते थे। अगर हम बात करें 1850 से 1900 के बीच में, तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग सूखे के कारण ही काल के गाल में समा गए थे। तो इससे हमें फिर आइडिया लगता है कि किस तरह से जो एक अकाल और गरीबी का कुचक्र था वो निरंतर बढ़ता ही और बढ़ता जा रहा था। तो ये जो प्रभाव हुए ब्रिटिश शासन के प्रमुख प्रभाव रहे। एक बार हम फिर से रिकेप करने की कोशिश करें कौन कौन से प्रमुख प्रभाव रहे। देखिए पहला प्रभाव था अनौद्योगिकीकरण, अनौद्योगिकीकरण। दूसरा जो प्रमुख प्रभाव हुआ वो हुआ किसानों की दरिद्रता, किसानों की दरिद्रता। तीसरा जो प्रभाव हुआ वो नए जमींदार वर्ग का उदय, नया जमींदार वर्ग का उदय। जो अगला प्रभाव हुआ वो कृषि में गिरावट, कृषि में
गिरावट। इसके बाद जो प्रभाव हुआ वो कृषि का वाणिज्यिकरण। ये जो यहाँ तक के जो प्रभाव थे इनको हमने 1.1 जो हमारा वीडियो था उसमें कवर किया है। फिर अगला जो प्रभाव हुआ वो हुआ कृषि का वाणिज्यिकरण। अगला जो प्रभाव हुआ वो आधुनिक उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। इसके बाद एक बुर्जुआ वर्ग का उदय और आर्थिक निकास, आर्थिक विकास, साथ में गरीबी और अकाल, जो यहाँ हमने देखा गरीबी और अकाल। तो इस तरह से ये 10-12 प्रभाव, जो प्रमुख प्रभाव थे, जो इम्पैक्ट थे पूरे के पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय शासन अंग्रेजों के द्वारा, उसको हमने समझने की कोशिश की। आशा है आपको ये बहुत उपयोगी लगेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, इसके विषय में आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9630773034 पर बता सकते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी या अन्य या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से वीडियो मिलेंगे, साथ में जीके की इमेजेस मिलेंगी और ऑडियो लेक्चर प्रतिदिन भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपना नाम, अपनी सिटी और अपना एग्जाम जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9630773034 पर। साथ में एमपीपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एकेडमी द्वारा मात्र 3000 रुपये के शुल्क पर भी ये तैयारी करवाई जा रही है। तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। थैंक यू।